गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट बही खाता एवं वित्तीय लेखांकन। यह हमारा पहली बुक अकाउंट्स की बुक है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। सबसे पहले बात करते हैं बुकिंग। यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा लेखांकन का परिचय। तो लेखांकन का परिचय कैसे होगा इसकी बात करते हैं। लेखांकन के परिचय के अंदर सबसे पहले हम दो वर्ड को पहचाने की बही खाता और लेखांकन में क्या होता है, क्योंकि पहली चीज इसके अंदर है कि यहाँ पर सबसे पहले हमको पढ़ना है बही खाता, जिसको हम पुस्तकालन भी बोलते हैं। बही खाता क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। किसी भी व्यापारिक लेन देन को सही तरीके से निश्चित पुस्तकों में लिखने की जो कला है वही चीज बही खाते कहलाती है। दो पार्ट में अकाउंटेंसी होती है, एक बही खाता और दूसरा लेखाकरण। पहले बात करते हैं बही खाते की। तो किसी भी व्यापारिक लेन देन को निश्चित नियमों के आधार पर या निश्चित सिद्धांतों के आधार पर निश्चित पुस्तकों में जो लिखने की कला है वही चीज यहां पर बही खाता कहलाती है। बही खाते का कार्य कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से समझकर कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष प्रकार के ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति भी छोटी सी ट्रेनिंग से भी यहां पर बही खाते का कार्य कर सकता है। और दूसरा होता है लेखाकरण। लेखाकरण जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। किसी भी वित्तीय सौदे अथवा वित्तीय घटनाओं को या मौद्रिक घटनाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना, वर्गीकृत करना, सारांश बनाना और जो परिणाम आए उन परिणामों का विश्लेषण करना, यही चीज क्या कहलाएगी? लेखाकरण। किसी भी व्यापारिक सौदे अथवा वित्तीय घटनाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना, वर्गीकृत करना, सारांश बनाना और जो परिणाम आए उन परिणामों का विश्लेषण करना, यही चीज क्या कहलाती है? लेखाकरण कहलाती है। लेखाकरण के कार्य के लिए एक विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति का होना आवश्यक है। इसके लिए पहले से पूर्व ट्रेनिंग होना चाहिए, जबकि बही खाते का कार्य एक साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है, लेकिन लेखाकरण के कार्य के लिए विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति का होना आवश्यक है। बही खाते का कार्य जहां समाप्त होता है वहीं से लेखाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। चैप्टर में बहुत सारा है, लेकिन जो मेन चीज है मैं केवल वही चीज यहाँ पर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर ज्यादा लंबा नहीं दे सकते। और पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि बही खाता और लेखाकरण में क्या अंतर होता है? तो बही खाता और लेखाकरण के अंदर पहला अंतर होता है क्षेत्र। बही खाते का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, जबकि लेखाकरण का जो कार्य है वो काफी ज्यादा विस्तृत है। दूसरा होता है निर्भरता। बही खाते का कार्य स्वतंत्र कार्य हो, किसी पे भी निर्भर नहीं है, जबकि लेखाकरण हमेशा बही खाते के ऊपर ही निर्भर होता है। फिर होता है योग्यता। बही खाते और पुस्तकालन का कार्य एक साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है, जबकि लेखाकरण के कार्य के लिए एक विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति का होना आवश्यक है। समाप्ति। प्रारंभिक लेखा पूर्ण होते ही बही खाते का कार्य समाप्त हो जाता है, जबकि लेखाकरण का कार्य वर्ष के अंत तक चलता है। यंत्र का उपयोग। बही खाते में आप यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, परंतु लेखाकरण के कार्य के लिए यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बही खाता और लेखाकरण में अंतर होता है। इस चैप्टर के अंदर जो वोकैबुलरी आपको यूज करनी है, जो शब्दावली जिनका उपयोग करेंगे, बाकी थ्योरी अभी नहीं पढ़ रहे, बाकी थ्योरी बाद में, अभी जिन शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं हम सबसे पहले उन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है व्यवसाय। इनके इंग्लिश नाम भी आपको क्लियर होना चाहिए।
हम व्यवसाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिजनेस। क्या बोलेंगे? व्यवसाय को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस। लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाने वाला कोई सा भी वैध उद्यम व्यवसाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाने वाला कोई सा भी वैध उद्यम व्यवसाय यहां पर कहलाता है। व्यवसाय के अंदर वस्तुओं का उत्पादन, खरीदना, बेचना, बैंकिंग, यातायात, ये सभी चीजें व्यवसाय में इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड मीनिंग होता है आपका पेशा। पेशा जिसको हम बोलेंगे, जो आएगा प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं उसकी बात करते हैं। पेशे में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जिसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के श्रम की आवश्यकता होती है। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करते, बल्कि हमने जो योग्यता अर्जित करी है उसमें हम सामने वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान करते हैं। वो समस्त काम पेशे में आते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, ये किसी वस्तु का व्यापार नहीं करते। लॉयर, सॉलिसिटर्स, ये सभी इनके काम पेशा के अंदर आते हैं। तीसरा मीनिंग है आपका प्रोप्राइटर। तीसरा मीनिंग क्या होता है? स्वामी। स्वामी प्रोप्राइटर। तीसरा मीनिंग है आपका स्वामी यानी प्रोप्राइटर, जो व्यवसाय का मालिक होता है, जो व्यवसाय को शुरू करने के लिए अपने पास पूंजी लगाता है, जो व्यापार में होने वाले समस्त लाभ पर अपना अधिकार रखता है, जो व्यापार में होने वाली हानि के लिए जो हानि को वहन करता है, ऐसा व्यक्ति व्यापार का स्वामी या मालिक कहलाता है। फिर अगला मीनिंग है पूंजी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। पूंजी क्या चीज है? जब व्यापार का स्वामी कोई रुपया, धन या संपत्ति स्वयं अपने पास से व्यापार में लगाए तो हम उसको पूंजी का नाम देते हैं। अगर उसने किसी से उधार लेकर अगर बिजनेस में रुपया लगाया है तो वो पूंजी नहीं। जैसे बैंक से लोन लिया और हमने व्यापार में लगा दिया तो वो पूंजी नहीं। पूंजी का मतलब जो रुपया, धन या संपत्ति व्यापारी ने स्वयं अपने पास से अगर व्यापार में लगाया है तो वो पूंजी यानी कैपिटल कहलाएगी। फिर पूंजी के बाद में अगला मीनिंग आपका आहरण, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। आहरण क्या होता है? जब व्यापार का स्वामी कोई रुपया, धन या संपत्ति व्यापार से अपने निजी कार्य के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने घरेलू उपयोग के लिए जब व्यापार से कोई रुपया या धन या संपत्ति निकाल लेता है तो उसे हम आहरण का नाम यहाँ पर देते हैं। फिर आहरण के बाद में होता है माल, जिसको हम बोलते हैं गुड्स। माल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स। हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं वह वस्तु उस व्यापार के लिए माल कहलाती है। जैसे मेरे कपड़े की दुकान है और अगर मैं कपड़े की दुकान में साड़ी है, पेंट शर्ट के कपड़े हैं तो वो मेरे लिए गुड्स है। लेकिन जो सोना चांदी मेरे पास होगा वो गुड्स नहीं है। लेकिन अगर किसी की सोना चांदी की दुकान है और उसकी दुकान में अगर सोना चांदी जो है वो उसके लिए गुड्स है। फर्नीचर की दुकान वालों के लिए वो फर्नीचर का व्यापार करता है, इसलिए उसके लिए जो फर्नीचर होगा वो गुड्स होगा। तो ये था आपका गुड्स। गुड्स के बाद में आता है हमारा परचेस यानी कि क्रय। क्रय जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परचेस। क्रय का मतलब होता है खरीदना, क्रय या खरीद। परचेस, हम व्यापार के अंदर जो माल खरीदते हैं उसको परचेस करना बोलते हैं। हम क्रय भी दो तरीके से कर सकते हैं, नगद भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं। ठीक, नगद खरीदेंगे तो कैश परचेस और उधार को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट।
रिटर्न। क्रय वापसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। क्रय वापसी का मतलब जो माल हमने खरीदा था यदि वो माल हमें पसंद ना आए या हमारे आदेश के अनुसार न हो या किसी प्रकार की उस माल में खामी हो तो हम उस माल को क्या कर देते हैं? वापस से लौटा देते हैं और उसको हम बोलते हैं क्रय वापसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परचेस रिटर्न। अगला मीनिंग है आपका विक्रय। विक्रय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स। विक्रय क्या है? व्यापार के अंदर हम जो माल बेचेंगे उसको विक्रय करना बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्स। ये भी हम दो तरीके से बेचेंगे, नकद भी बेचेंगे, उधार भी बेचेंगे। यदि नकद बेचेंगे तो कैश सेल्स, उधार बेचेंगे तो क्रेडिट सेल्स। तो विक्रय दे रखा है। विक्रय के बाद में आता है आपका विक्रय वापसी। क्या आएगा? विक्रय वापसी। विक्रय वापसी में जो माल हमने बेचा था ग्राहकों को, यदि ग्राहक उस माल को वापस से लौटा दे, यानी जो बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ जाएगा, हम उसको बोलेंगे विक्रय वापसी। इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम सेल्स रिटर्न। क्या लिखेंगे? सेल्स। विक्रय वापसी के बाद में आता है रहतिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक। जो माल व्यापार के पास में होता है, यदि वर्ष के प्रारंभ में जो व्यापार के पास में माल रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाएगा वह माल हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद में होता है कुल बिक्री। इसके बाद हमारा क्या होता है? कुल बिक्री या आवर्त। इसको हम अवधि बिक्री भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टर्न ओवर। टर्न ओवर। कुल बिक्री या आवर्त या अवधि विक्रय, इंग्लिश में एक ही नाम इसका टर्न ओवर। पूरे वर्ष में होने वाली बिक्री का यदि हम योग लगा लें तो उसे हम बोलते हैं कुल बिक्री। भाई पूछ लेते हैं मैं आपका इस साल का टर्नओवर कितना, इस साल की बिक्री कितनी है, तो हमें पूरे साल में हमने जितना भी माल बेचा है उस टोटल बेचे गए माल का यदि हम योग लगा लें तो उसे कुल बिक्री, और इंग्लिश में टर्नओवर का नाम यहां पर हम दे सकते हैं। फिर आता है आपका अगला मीनिंग होता है बट्टा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होता है बट्टा, इसके भी हिंदी में कई सारे नाम है, बट्टा, उपहार, छूट, रियायत। इंग्लिश में एक नाम होता है डिस्काउंट। ये भी दो तीन प्रकार के, एक होता है व्यापारिक बट्टा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है नगद बट्टा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और तीसरा होता है विशेष बट्टा जिसको हम बोलते हैं स्पेशल डिस्काउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक बट्टे की। ट्रेड डिस्काउंट ग्राहकों को अधिक से अधिक मात्रा में माल खरीदने हेतु प्रेरित करने के प्रयोजन से विक्रेता द्वारा अपने क्रेताओं को जो छूट या रियायत प्रदान की जाती है उसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। ग्राहकों को अधिक से अधिक मात्रा में माल खरीदने हेतु प्रेरित करने के प्रयोजन से जो छूट या रियायत प्रदान की जाती है उसे हम व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। व्यापारिक बट्टा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ग्राहकों को अधिक से अधिक मात्रा में माल खरीदने हेतु प्रेरित करने के प्रयोजन से दुकानदार के द्वारा अपने ग्राहकों को जो छूट प्रदान की जाती है उसे हम व्यापारिक बट्टे का नाम देते हैं। व्यापारिक बट्टे का लेखा हिसाब किताब की पुस्तकों में नहीं किया जाता है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है। दूसरा डिस्काउंट होता है आपका नगद बट्टा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नगद बट्टा कैसे? ग्राहकों को अतिशीघ्र भुगतान करने हेतु प्रेरित करने के प्रयोजन से जो छूट
या रियायत प्रदान की जाती है उसे हम यहाँ पर कैश डिस्काउंट का नाम देते हैं। और इस नकद बट्टे का लेखा हिसाब किताब की पुस्तकों में किया जाता है, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं है। और तीसरा डिस्काउंट एक और था विशेष बट्टा, जिसके हम एंट्री यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उसको बता दें, विशेष बट्टा यानी स्पेशल डिस्काउंट, ये डिस्काउंट केवल उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जो हमारे व्यापार के नियमित यानी परमानेंट ग्राहक होते हैं। हमें जो पता है कि ग्राहक हमारी दुकान में बार बार आता है, ये कहीं और नहीं जाता, तो हम ऐसे ग्राहकों को एक अलग से भी छूट दे सकते हैं, जिसको हम स्पेशल डिस्काउंट का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट के बाद में पढ़ेंगे यहां पर कमीशन। फिर एक होता है आपका कमीशन, हिंदी में इसका नाम होता है कमीशन या वर्तन, इंग्लिश में हम इसे को एक ही नाम से बोलेंगे और वो है कमीशन। कमीशन जो व्यक्ति हमें व्यापार में माल को खरीदने में, माल को बेचने में या उधार रुपया वसूल करने में या व्यापार की किसी अन्य गतिविधि में हमें सहयोग प्रदान करता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को जो पारिश्रमिक देते हैं उससे यहाँ पर कमीशन का नाम दिया जाता है। मान लीजिए मेरे कपड़े की दुकान है, कोई व्यक्ति मेरी दुकान में ग्राहक लेकर मेरी दुकान से माल बिक रहा है, या मुझे जहां से माल खरीदना है, कहां पे अच्छा माल मिलेगा, वहां से मुझे माल खरीदने में सहयोग दे रहा है, या मैंने किसी को अगर माल उधार भेज दिया है तो उससे उधार रुपया वसूल करने में अगर व्यक्ति मुझे सहयोग प्रदान कर रहा है, तो उसके बदले में मैं उसे जो पारिश्रमिक दूंगा वही पारिश्रमिक यहाँ पर क्या कहलाएगा, कमीशन कहलाएगा। तो मैंने आज बहुत सारी वोकैबुलरी आपको बताई है, क्या क्या बताया था, एक बार फिर नाम बोलता हूँ, पहला व्यवसाय बिजनेस, दूसरा पेशा यानी प्रोफेशन, तीसरा स्वामी यानी प्रोप्राइटर, चौथा मैंने पूंजी के बारे में बताया यानी कैपिटल, आहरण, फिर क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय विक्रय वापसी, रहत्या, कुल बिक्री, बट्टे में व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा और कमीशन। अब आज के लिए इतना काफी है, अगले टॉपिक इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो।